चलो अगेन रिवीजन सेशन अपना हिस्ट्री के लिए ही है, ठीक है। लिखा बस पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 अगर याद रहेगा तो चैप्टर नंबर 1 का नाम था हिस्टोरियोग्राफी। क्या नाम था? अच्छा, व्हाट इज मीन बाय हिस्टोरियोग्राफी? राइटिंग अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज, द पर्सन और द स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। वेरी गुड, ठीक है। अगर याद रहेगा तो बता दे, ठीक है। तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता है हिस्ट्री को लिखना, और जो पर्सन हिस्ट्री को लिखता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोरियन। याद है ये दोनों, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉरेन या फिर बोल सकते हो यूरोपियन हिस्टोरियंस के बारे में बोला गया, जिसमें से पहला अपना हिस्टोरियन का नाम है रेने डेस्कार्ट्स। क्या नाम है? कब बॉर्न हुआ था? कब तक था? इसके बुक का नाम क्या था? ठीक है, एक सेकंड बस रुको, ठीक है। इसके बुक का नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन दी मेथड। कहां से आया था ये? पहला पॉइंट बोलता है इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्या बोलता था? ये मैं तुम लोगों को बताता है। ये बोलता है कभी भी अपन हिस्ट्री लिखते हैं ना तो अपने को हर एक चीज को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना चाहिए रिलायबिलिटी डॉक्यूमेंट से। रिलायबिलिटी यानी रियल डॉक्यूमेंट। रिलायबिलिटी मतलब क्या रहता है? रियल, मतलब अपने पास प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उससे ही अपने को स्टडी करना चाहिए और फिर हिस्ट्री को लिखना चाहिए। इतना ही। दूसरा कौन है? इसमें कोई बुक्स लिखा है क्या? नहीं, तो कुछ नहीं है। कहां से आता है ये क्या बोलता है कि हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव या फिर क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए। हिस्ट्री में हम लोग को एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, ये सबको भी कंसिडर करना चाहिए। मतलब हिस्ट्री आज तक ना सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के ऊपर लिखा जाता था, तो हिस्ट्री इससे भी बड़ा है। हिस्ट्री अपन एग्रीकल्चर के ऊपर भी लिख सकते हैं, ट्रेड के ऊपर लिख सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर लिख सकते हैं, ये सब चीजों के ऊपर हिस्ट्री लिखी जाती है। कौन बोला ऐसा? ओके, ये वोल्टा का रियल नाम भी क्या है? फ्रांकोइस मारिया ओरिएट। क्या नाम है? फ्रांकोइस मारिया ओरिएट। कब बॉर्न हुआ था? कब डेथ हुई? ये जो ईयर है ये याद रखना है, इसीलिए मैं तुम लोगों को इधर लिख के दिया, ठीक है। बॉर्न और डेथ ईयर थोड़ा याद रखना है। तुम लोग अगर पॉइंट्स में ऐड करते हो तो तुम्हारा मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। तीसरा, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल कब बॉर्न हुआ? 17। कब तक था? बुक का नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, और दूसरे बुक का नाम कहां से आया था? ये क्या बोलते हैं पता है क्या? हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल मैनर। इसका एकदम सिंपल बोलना था कि अब अपन हिस्ट्री में कुछ भी लिखते हैं ना तो अपने को इलॉजिकल नहीं लिखना चाहिए, हमने हमेशा लॉजिकल मैनर से ही लिखना चाहिए। लॉजिकल मैनर मींस लॉजिक लगा के लिखना चाहिए। कोई स्टोरी लिख रहे तो हम लोग उसमें ऐसा नहीं बोल सकते चमत्कार हुआ। चमत्कार वर्ड अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉजिक मैटर ही नहीं करता। तो हिस्ट्री जब भी लिखेंगे तो एक लॉजिकल, हर एक चीज में लॉजिक ढूंढ के लिखना चाहिए। और उसके बाद हाँ, इसको और एक चीज है क्या, यहाँ पर दो टर्म्स है। एक टर्म का नाम है थीसिस, ओके, और एक टर्म का नाम है एंटीथेसिस। अब ये थीसिस एंटीथेसिस क्या होता है सुनो। मैंने ना एक थियरी बनाई, मैंने किसी चीज के ऊपर एक बात बोली, ओके। उस चीज में फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को मेन कैरेक्टर रखा। क्या रखा? मेन कैरेक्टर। मैंने बोला एक आदमी है, ठीक है, जिसके साथ ये चीज हुआ है, वो चीज हुआ है, तो मैंने एक कहानी एक्सप्लेन की। इसी मेन कैरेक्टर को लेके किसी और पर्सन ने अपना दूसरा कोई कहानी बना दिया, और पर्सन सेम है लेकिन मेरी स्टोरी और उसकी स्टोरी, दोनों की स्टोरी क्या है? अलग अलग। तो जो सबसे पहली कहानी बनाया उसको अपन बोलेंगे थीसिस। पहली कहानी किसने बनाया था? मैंने। तो मेरी कहानी को क्या बोला जाएगा? थीसिस। मेरी कहानी के बाद जिसने कहानी बनाया उसको क्या बोला जाएगा? एंटीथेसिस। और अगर तुम लोग देखोगे तो मेरी कहानी और इसकी कहानी में एक ही चीज कॉमन है, ये पर्सन, बराबर। तो ये सब तीनों जब मिलाएंगे तो इसको अपन बोलेंगे सिंथेसिस। क्या बोलेंगे? सिंथेसिस। बस यही है, समझा क्या बोला मैंने? ठीक है। और थियरीज पर्पस ना फर्स्ट इज नोन एज थीसिस, ओके। यहाँ पर लिखा भी है हाँ, अ थ्योरी दैट इज पर्पस एट द बिगिनिंग, या फिर शुरुआत में, उसको अपन क्या बोलते हैं? थीसिस। जो कहानी अपने को पहली बताई जाती है वो क्या रहता है? थीसिस। जो उसके बाद बताया जाता है देन अनदर कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरी इज कॉल्ड एज एंटीथेसिस। जब दूसरी कहानी बताई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? जब गेस्ट ऑफ बोथ, आफ्टर अ लॉजिकल डिस्कशन ऑन न्यू थीसिस हैविंग अ गेस्ट ऑफ बोथ, मतलब दोनों का जब हम लोग मिलावट करते हैं तो एक नई थीसिस बनती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? समझा? नेक्स्ट एक कुछ 3 पर्सन्स के नाम दिए गए हैं। अभी 3 पर्सन्स के नाम पढ़े और 3 पर्सन के नाम आएंगे। पहला है लियोपोल्ड वॉन राइट। कौन है? कब बॉर्न हुआ? 725। कब डेथ हुई? कितने बुक्स लिखे? 2। पहले बुक का नाम
थोड़ा सा जोर से बोलो। दूसरे बुक का नाम कहाँ से आया था? पहला पॉइंट बोलता है गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसने बोला अगर अपने को इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो हमेशा अपने को कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ो तो अपने को हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में इसने बहुत सारी चीजें मिली। ही बिलीव दैट दी पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ वाज दी दिस मेथड। अगर तुम लोगों को हिस्ट्री के बारे में सच्चाई पता करनी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना। He criticized imaginative narration of the historical event। जो भी हिस्ट्री को एज एन इमेजिनेशन लिखते थे ना, उसके ऊपर इसने क्रिटिसाइज किया, यानी सवाल जवाब उठाया। एक और पर्सन है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ब्रीफ भी आते हैं, शॉर्ट नोट भी आते हैं। पर्सन का नाम क्या है? कब बॉर्न हुआ? डेथ कब हुई? बुक का नाम क्या था? कहाँ से आया था? इसने क्या बोला था पता है क्या? आज की जो सोसाइटी, ध्यान से सुनो, इसके बारे में एक छोटी सी तुम लोगों को बात बताता है। दास कैपिटल में इसने बोला था सोसाइटी दो हिस्सों में बटी है, एक जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक जो पर्सन ऐसा है जिसके पास हर एक चीज है, रिच पर्सन, और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है, पुअर पर्सन। सोसाइटी आज दो हिस्सों में बढ़ गई है। ठीक है, अभी इसी चीज को लेके इसने और एक थोड़ी सी थ्योरी बनाई थी, ओके, जो इसमें मैंने लिखा नहीं है बट मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हमें वो क्या बोलता है पता है क्या? एक फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, और उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक कौन है? वर्कर। अगर देखोगे तो ये इसकी थ्योरी से मिलती जुलती है, एक जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास कुछ भी नहीं। वर्कर जो है वो काम करेगा तो फैक्ट्री ओनर उसको पैसा देगा। अमीर कौन है इसमें? फैक्ट्री ओनर। गरीब कौन है इसमें? वर्कर। समझ रहे हो क्या? तो एक जिसके पास सब कुछ है, एक जिसके पास कुछ भी नहीं। तो सोसाइटी अभी दो हिस्सों में बढ़ गई है। ठीक है, अब क्या होगा? पहले के टाइम पे क्या होता था ना, ये जो फैक्ट्री ओनर था ये जबरदस्ती करता था और इसके जबरदस्ती के अकॉर्डिंग वर्कर्स को काम करना ही पड़ता था। ओके, वर्कर्स कभी डिनाई नहीं कर सकते थे कि भाई मैं तेरा सुनेगा नहीं या तेरा तू जो काम बोला वो बोलेगा नहीं। तो ये जो फैक्ट्री ओनर्स थे ये लोग वर्कर्स के ऊपर अत्याचार करते थे। लेकिन सोसाइटी ऐसा चेंज होगा जब वर्कर जो है वो फैक्ट्रीज ओनर्स को ऑर्डर देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता है, मेरा पर्सनल एग्जांपल देता है। मैं लोगों को, मैं क्लास में जब पढ़ाने को जाता था ना शुरू के टाइम पे, तो मेरे को ना बड़ा लिमिटेड अमाउंट में वो लोग पे करते थे। ठीक है, तो तभी मेरे को जरूरत थी। ठीक है, मैं कौन था उधर का? वर्कर। और जो क्लास का ओनर था वो कौन था? समझो फॉर एग्जांपल वो ओनर था। तो मेरे को तभी नीड थी कि मेरे को क्लास चाहिए था, तो मैंने अपना 100% दिया। मैंने साल भर पढ़ा, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आया तो उसका क्लास का बहुत अच्छा रिजल्ट आया सोशल स्टडीज में, तो उस क्लास के ओनर को समझ में आया कि भाई ये पर्सन की मेरे को जरूरत है। अभी तक मेरे को किसकी जरूरत थी? ओनर की। अभी ओनर को किसकी जरूरत है? मेरी, जिससे उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है। तो अगर कल को उसने मेरा पेमेंट नहीं बढ़ा तो मैं काम करेगा क्या? तो मैं समझा क्या? तो सोसाइटी डिवाइड होगी, चेंज होती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वर्कर जो है वो फैक्ट्री के ओनर के ऊपर डिमांड रखेंगे। आज ऐसे ही होता है, लोग मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, आंदोलन करते हैं और स्ट्राइक वगैरह करके अपना पेमेंट वगैरह बढ़ाते हैं। समझा? ये दास कैपिटल में लिखा है। लास्ट एक पॉइंट है जिसको लिखा किसने है? माइकल फॉकल। 1926 से लेकर 1984 तक इसके बुक का नाम है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कहां से आया था? ये क्या बोलता है? प्रेजेंट हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। एक पर्सन बोलता है हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, मतलब हिस्ट्री हमेशा ना क्रोनोलॉजी सीक्वेंस वाइज जानी चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या रहता है? सीक्वेंस। लेकिन माइकल फॉकल बोलता है हिस्ट्री सीक्वेंस में लिखी नहीं जानी चाहिए, हिस्ट्री हमेशा उल्टा सीधा लिखना चाहिए, ताकि जब अपन बीच के बारे में समझो, फॉर एग्जांपल मैंने 1948 की स्टोरी सुनाई और एक स्टोरी सुना 1996 की, तो अगर मैं 1996 की स्टोरी पहले सुना दिया, 1948 की बाद में सुना ना, तो लोग है ना फाइंड आउट करेंगे, सामने से खुद से जाके इनिशिएटिव लेंगे और वो लोग ढूंढेंगे कि बीच में क्या हुआ था। इससे लोगों को हिस्ट्री का और इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा बोलना था माइकल फॉकल का। समझा क्या बोला? आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये मानना था माइकल फॉकल का। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में एक स्टोरी है कल्हाना की। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं पता रहेगा तो बताते हैं। कल्हाना के ऊपर एक स्टोरी है। 12th सेंचुरी में कल्हाना रोड एक बुक लिखा था। बुक का नाम क्या था? राजरानी। अ बुक रिटन ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कब लिखा था? 12th सेंचुरी। किसने लिखा था? इसके ऊपर बुक का नाम क्या था? और इसके ऊपर लिखा था। इंपॉर्टेंट है क्या? वापस एक बार कुछ बोलता है, कब लिखा गया था? किसने लिखा था? क्या लिखा था? बुक का नाम और किसके ऊपर था वो? समझा? दूसरा पॉइंट बोलता है स्टाइल ऑफ राइटिंग एक्सेप्ट द कांसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इससे अपने को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में नॉलेज मिला। तीसरा पॉइंट बोलता है द बुक रिटन
After critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition. ये हिस्ट्री को बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के लिखा गया था, जिसमें हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया था। इंस्क्रिप्शन बोलो यानी जो दीवारों के ऊपर इंस्क्रिप्शन किया जाता है वो, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स को ध्यान में रख के और हर एक चीज को ध्यान में रख के इस बुक को लिखा गया था। आगे बढ़ता हूँ। अगेन कुछ यहाँ पर भी अपने कुछ स्कॉलर्स वगैरह थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। भगल के ऊपर एक टॉपिक याद रहेगा तो भगल क्या होता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इलॉजीज ऑफ हीरोज, स्टोरीज ऑफ हीरोइक इवेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल एंड लाइव्स ऑफ अ ग्रेट मैन। भगल के कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स हमारे बुक में भी थे, अगर तुम लोग को याद रहेंगे तो, ठीक है। जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किंग, हिस्ट्री इज अ सेट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, डायनेस्टिक हिस्ट्री, बायोग्राफी ऑफ अ किंग। ये सब याद नहीं रहता तो पहला एक ये याद रखने का, बायोग्राफी ऑफ किंग, डिस्क्रिप्टिव ऑफ इवेंट, हिस्ट्री इज अ सेट और बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। ये 4 पॉइंट लिखने के हैं, मतलब लिखने के। समझा गया क्या बोला? यहाँ पर बोला है भगल जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो भगल किसके ऊपर लिखा जाता था? तो एक भगल था सभासद भगल। क्या भगल का नाम था? किसने लिखा था? कृष्णाजी आनंद सभासद। ये भगल में क्या था? इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। याद है? ठीक है। ये सेम वही ब्रीफ है, बस इसको थोड़ा सा फ्लोचार्ट में कन्वर्ट करके तुम लोगों को बता, बाकी कुछ नहीं। दूसरा एक भगल है भाऊसाहेबांची भगल। भगल का नाम क्या है? डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। तीसरा एक भगल है होलकरांची भगल। क्या बोलता है? इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड द कंट्रीब्यूशन टू द मराठा। चौथा एक भगल है पानीपताची भगल, डिस्क्रिप्शन ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। या फिर ये दोनों को तुम लोग सेम लिख सकते हो कि भाऊसाहेबांची भगल डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, अनदर भगल रिटन ऑन द सेम इवेंट पानीपताची भगल। ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बढ़ो आगे, कुछ डाउट? ओके चलो। नाम ही काम है। चलो चलो चलो। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम बोले गए, ब्रिटिश ऑफिसर्स में लिखा वाला बुक और उनका वर्क या फिर इंफॉर्मेशन। नाम रहेगा, सबसे पहला नाम सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कुछ बुक्स है क्या? इन्होंने ना, ये फर्स्ट डायरेक्टर थे जो अपने एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर थे। एएसआई का फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, बस यही है। A number of ancient sites were excavated. इन्होंने बहुत सारे साइट्स वगैरह ढूंढे थे। Excavated मतलब ढूंढ के निकालना। Sites mentioned in the Buddhist texts were selected for the excavation and research. ये सब इनके साइट्स के बारे में अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया। आगे नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। कोई बुक लिखा था क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। इनके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से डिस्कवर्ड हुआ। It proved the Indian civilization dated in 3 millennium BCE. मिलेनियम का मतलब क्या रहता है? 1000 साल। मिलेनियम का मतलब क्या रहता है? तो 3rd सेंचुरी से हम लोग हिस्ट्री के बुक्स लिखने लगे थे, ये सर जॉन मार्शल बोलते हैं। तीसरा पर्सन का नाम है, क्या लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ। कितने वॉल्यूम्स में लिखा था? कब पब्लिश हुआ था? 3 वॉल्यूम्स। यानी वॉल्यूम्स का मतलब क्या रहता है? पहला द बुक रिटन ऑन द इंडियन हिस्ट्री। एक पहला ऐसा बुक था जो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लिखा गया था, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा था। कितने वॉल्यूम्स थे? वॉल्यूम्स मतलब बता जैसे पार्ट। पब्लिश कब हुआ था? 1870। लैक ऑब्जेक्टिविटी। इसने बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई थी, इसके बारे में बाद में है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। क्या नाम है इसका? बुक का नाम क्या है? गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई। ये उस टाइम का गवर्नर था, अपने मुंबई का गवर्नर था। दूसरा पब्लिश इन 1841। कब पब्लिश हुआ था ये? पर्सन का नाम क्या है? ग्रैंड टफ। क्या लिखा था इसने? महाराष्ट्र। क्या बोलोगे इसको? ये स्पेलिंग गलत नहीं है, मराठास के ऊपर ही लिखा था, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग मिस्टेक हुआ था वहां पर। पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स। कितना वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था? इट शोज द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। अपने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन उस टाइम पे कैसा था वो सब यहाँ पर बता रहा था। कंडेमिंग मतलब पकड़, सोशली उसको एक्सप्लेन करना। कॉलोनियल टॉड। क्या पर्सन का नाम है? कॉलोनियल टॉड। और टॉड्स एनालिसिस ऑफ राजस्थान। ऐसा कोई बुक लिखा नहीं जाता, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो तुम लोगों को दिया है, ये याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ही रोट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसने बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। द बुक इज टू कंडेम इंडियंस। ये भी किसको फोकस में डाल रहा था? इंडियंस को। किसको फोकस में डाल रहा था? लास्ट विलियम विल्सन हंटर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बुक का नाम क्या था? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही रोट इन 2 वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम्स में लिखा? मतलब कितने पार्ट्स में लिखा? 2। ये समवॉट इंपॉर्टेंट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री। अपने हिस्ट्री में कुछ
इम्पार्शियल ट्रीटमेंट हो रहा था, पार्शियलिटी करके कुछ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसके ऊपर इसने बुक लिखा था। दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ से है ना कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम ले लेता पहले, तुम लोग एकदम क्लियर हो जाओगे। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सल्बर्टन हिस्ट्री, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं चैप्टर की बात नहीं कर रही, तुम्हारे पूरे के पूरे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट नोट जब भी आते हैं, ये 5 में से एक शॉर्ट नोट कंपलसरी आता है, इसीलिए ये 5 शॉर्ट नोट के ऊपर मैंने ये पीपीटी ज्यादा फोकस करके बनाया है। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वो होते हैं, अच्छा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी नाम का भी एक है, याद रखा था, बट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते। मेन फोकस ये 5 के ऊपर रहता है। ओके, 5 में पहले एक आता है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सल्बर्टन हिस्ट्री और एक है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। बस ये 5। अच्छा, अगर याद रहेगा तो चैप्टर नंबर 1 में और एक हिस्टोरियोग्राफी था, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, याद है? ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और फेमिनिस्ट हिस्ट्री दोनों भी अलग अलग क्वेश्चन है, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, सोच समझ के लिखना। अंडरस्टूड? बढ़ता हूं आगे। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसका मतलब बताता हूं। मेनी यूरोपियन हिस्टोरियन who had curiosity about the country in the east were known as orientalists। बहुत सारे यूरोपियन हिस्टोरियंस जो है ना, जिनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी था कि अपने ईस्ट में क्या चल रहा है, ईस्टर्न कंट्रीज में क्या चल रहा है, उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट। क्या बोलते हैं? ये लोग एक कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर, एक तो संस्कृत और दूसरा यूरोपियन लैंग्वेज। 2 स्टडी को है ना ये लोग कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, एक संस्कृत लैंग्वेज और एक यूरोपियन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज कंडक्टेड बाय ओरिएंटलिस्ट, ये लैंग्वेज को कंसीडर करते हैं। Their study resulted in perception of Indian language could be mother of all Indo-European languages। इन्होंने ऐसा बोला कि ये जो संस्कृत लैंग्वेज है और यूरोपियन लैंग्वेज है, दोनों भी बहुत सिमिलर है, इसीलिए ये लैंग्वेज को अपन बोलते हैं और मदर ऑफ ऑल इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज। सर विलियम जॉन्स ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता इन 1784। फिल अप क्वेश्चन, सर विलियम जॉन्स ने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, कब फाइंड आउट किया था? चैनलाइज द रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। इसके बाद कुछ है जैसे फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इसके बारे में भी पढ़ा था अगर याद रहेगा तो। ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये संस्कृत लैंग्वेज की में भी बहुत ज्यादा रुचि रखता था, साथ ही साथ लिटरेचर यानी राइटिंग्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले किया था। इसने ट्रांसलेट किया था संस्कृत टेक्स्ट को। टेक्स्ट का नाम क्या रखा था? हितोपदेश। क्या नाम रखा था? जो कहाँ किसमें था? जर्मन में। कहाँ पर था? जर्मन। अच्छा, उसने कितने वॉल्यूम्स पब्लिश किए इसके? मतलब एक दो नहीं, 50 पार्ट्स इसके कवर्ड हुए। द सेक्रेटेड बुक्स ऑफ द ईस्ट ही कंप्लीट ऋग्वेदा इनटू 6 वॉल्यूम। अपने पास वेदास है, वेदास में एक वेदा है जिसको बोलते हैं ऋग्वेदा। क्या बोलते हैं? ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा को उसने कितने लैंग्वेजेस में, सॉरी कितने पार्ट्स में कवर किया? एडवर्ड सेड, यहाँ पर सेड मतलब उसने कुछ बोला क्या? नहीं, उसका सरनेम। ठीक है, एडवर्ड सेड। ही हैड बॉट इम्पारियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन इनटू लाइट। इसने कुछ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स के ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन वगैरह लिया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत बोला। ये पॉइंट नहीं याद रहता तो भी ये इतने पॉइंट डालने का है, मतलब डालने का है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसके बाद ओरिएंटलिस्ट के बाद नेशनलिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, जो हमारे नेशन के ऊपर बोलते हैं, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। English education Indian historian failed to need restore the pride and glory of ancient India and culture। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एजुकेशन पढ़ते पढ़ते ना हम लोग को ऐसा लगने लगा था हमारा इंडियन कल्चर कुछ है ही नहीं, जो है फॉरेन इंडियन कल्चर ही, फॉरेन कल्चर ही है। इसीलिए हमारे इंडिया की कुछ राइटिंग्स है जो हम लोग के ऊपर लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमारे कुछ राइटर्स थे जिन्होंने बुक्स लिखा, देयर राइटिंग्स वर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। उनके ही राइटिंग्स को क्या बोला गया? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। दे क्रिटिसाइज द प्रीजडेड मतलब जो भेदभाव हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज यानी कोई सवाल उठाया ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये जो हिस्टोरियन जिन्होंने सब लिखा था ना, ये सब लोगों ने बोला कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारी हिस्ट्री बता रहे हैं ना, इनको खुद को हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सी द गोल्डन एरा, ये एरा नहीं है, ये एरा है ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये लोग एक गोल्डन जो हमारा एरा था, एक पीरियड था, उसको वापस लाना चाहते थे हर देश, हर एक पर्सन के अंदर। Their times criticize the glorifying and the past length by ignoring the historical truth. Some of the national historians are as follows. RS मतलब R as follows. ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडियन हिस्टोरियंस के नाम है जो तुम लोग को याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, याद रहेगा तो मैं बताता हूँ। नाम वगैरह कुछ मेंशन था, महादेव गोविंद नारायण, रामकृष्ण गोपाल वंडनकर, भगवानलाल इंदिरा जी, अनंत सदाशिव अटलेकर, राधा कुमार मुखर्जी, राजेंद्र लाल मिश्रा, विनायक दामोदर सावरकर, काशी प्रसाद जायसवाल, वासुदेव विष्णु मिराशी और रमेश चंद्र मंजूरदार।
ये इतने सारे नाम हैं, इसमें से कम 5 से 6 नाम याद रखिए, समझा? जो तुम लोगों को इजी लगता है याद रखो। ऐसे 4 नाम याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर शॉर्ट नोट में तुम लोगों को आंसर बड़ा करके दिखाना तो 5 से 6 नाम याद रखने का, तो तुम लोगों को एग्जाम में 4 नाम याद आएंगे, समझा क्या? आगे बढ़ो। चलो अब कुछ इंडियन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हमारे इंडियन स्कॉलर्स कम नहीं थे तो अपने इंडियन स्कॉलर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे इंडियन स्कॉलर थे, इनके बुक का नाम क्या था? इंस्पायर्ड नेशनल हिस्टोरियोग्राफी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हिस्टोरियोग्राफी इन्होंने बताया। क्रिटिसाइज द प्रीजडेड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर ने जो महाराष्ट्र के बारे में गलत गलत बोला था उसके ऊपर इन्होंने आंसर दिया था इनके बुक में। दूसरे हमारे जो थे, क्या नाम था? क्या लिखा था? वापस बोलो। कितने वॉल्यूम्स में? 22 वॉल्यूम्स, मतलब फाउंडेड द भारत इतिहास संशोधक मंडल। His view on historiography, he stated that the history does not include only the stories of political lineage, conspiration, war and seizing power. History is all inclusive image of past society. He was opinion that history should write our own history. इनका एकदम सिंपल था कि हिस्ट्री वो नहीं होती जो पॉलिटिकल इमेज हम लोग को दिखाता है, स्टोरीज वगैरह, कंसेप्शन। हिस्ट्री हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करती है, ठीक है? इनका एक सिंपल बोलना था कि हिस्ट्री उन्हीं को लिखना चाहिए जिनके साथ हुआ है, तो हम इंडियन से हमारी हिस्ट्री हमको ही लिखना चाहिए, कोई ब्रिटिशर्स लिखे ये सही बात नहीं। लास्ट जस्टिस महादेव गोविंद, नाम क्या था बुक का? एक्सप्लेन इन डिटेल द बैकग्राउंड एंड क्राइसिस ऑफ मराठा पावर। मराठा पावर के जो उस टाइम पे हुआ था, मराठा पावर कैसे लड़ी थी, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इसके साथ साथ और क्या बोलता है? इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल प्रिपरेशन बिफोर द राइज ऑफ मराठा पावर। आगे ये कुछ इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में था जो एक्सप्लेन करना जरूरी था, पता था? अभी लास्ट के 3 टॉपिक बताए, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सल्बर्टन हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री के ऊपर मैं ज्यादा लिखेगा नहीं क्योंकि वो तुम्हारे ओन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस उनकी कुछ बुक्स के बारे में बताएगा, ठीक है? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, पॉइंट नंबर 1, द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन फोकस ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का नाम क्यों रखा पता है क्या? क्योंकि ये लोग एक आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। आइडियोलॉजी मतलब थिंकिंग, किसकी थिंकिंग? किसकी थिंकिंग? मार्क्स से बना मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, समझा? ये तो कार्ल मार्क्स भी बोलता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन हमेशा बना के रखना चाहिए। द प्राइम फोकस वांट टू एनालाइज द स्टडी ऑफ इंपैक्ट ऑफ एवरीडे सोशल इवेंट ऑफ अ पीपल। एक पर्सन के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में क्या क्या होता है उसके ऊपर फोकस करने के लिए बनाया था। तीसरा, दे स्टडी द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। सबसे पहले उन्होंने जिसके ऊपर स्टडी किया मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में, वो किसके ऊपर था? कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, द फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? अमृत डांगे। ओके, ध्यान से सुनना। कुछ रोट अ बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, मतलब हमारे प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी श्रीपद अमृत डांगे ने लिखा था, ठीक है? विच बिकेम प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अगर तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आए फिल अप या राइट और रॉन्ग या रॉन्ग पे रहे तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पूछेंगे, सामने एक बुक दे देंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। अब तुम लोग बताओ रॉन्ग पे रहे कि राइट पे रहे? राइट है, क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है ये बुक। लास्ट में बोला है सम ऑफ द इंडियन मार्क्सिस्टोरियंस आर कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल, दामोदर धर्मानंद गोस्वामी। 4 नाम दिया है, चारों नाम इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ो आगे। अभी सल्बर्टन हिस्ट्री। सल्बर्टन हिस्ट्री क्या होता है नहीं पता रहेगा तो बताता है। सल्बर्टन हिस्ट्री मींस लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या बोलोगे? लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है? The seeds of Salbertan history are founded in Marxist history. Marxist history से ये ना Salbertan history बना है। Salbertan history is the history of people who consider as the bottommost rank of the society. What is meant by bottommost rank? Lower section of the society. The process of writing history should be started from the bottommost rank. जब भी अपन हिस्ट्री लिखते हैं ना तो हमेशा अपने को ना लोअर कास्ट से लिखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हायर कास्ट के बारे में लिखना चाहिए क्या? नहीं। Italian scholar Antonio Gramsci played an important role in developing the idea. इटालियन का एक स्कॉलर का नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। रंजीत गुहा played an important role in establishing Salbertan history and important academic school of historiography. हिस्टोरियोग्राफी के एक स्कूल में इसने रंजीत गुहा ने सबसे अच्छे से लिखा था, एक्सप्लेन किया था Salbertan history। महात्मा फुले drew attention to exploitation of women, Shurdas
एंड अतिशूद्रास। शूद्रास एंड अतिशूद्रास के बारे में बोला था, ठीक है। 4 टाइप की कास्ट रहते हैं, ओके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्यास रहते हैं और शूद्रास रहते हैं। और शूद्रास के नीचे आता है अतिशूद्रास। क्या आता है? अतिशूद्रास। तो हम लोग को ना शूद्रास और अतिशूद्रास के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ द रीजन इन दिस बुक, गुलामगिरी। गुलामगिरी जैसा एक नाम का एक बुक लिखा गया था, रिटन बाय महात्मा फुले। किसने लिखा था? वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन हिज 2 बुक्स, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितने बुक्स लिखे थे? 2। हु वेयर द शूद्रास, पहले बुक का नाम क्या था? और दूसरे बुक का नाम था द अनटचेबल। द अनटचेबल, अनटचेबिलिटी के ऊपर लिखा गया था। Where the injustice done by the Dalits and the significant role in shaping the culture of political aspect of India. अपने इंडिया के पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर इन्होंने ये दोनों बुक्स में बहुत ज्यादा काम किया। आगे बढ़ता हूँ, एक लास्ट फेमिनिस्ट हिस्ट्री, फिर चैप्टर नंबर 2 खत्म। फेमिनिस्ट हिस्ट्री, फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में बोला है। एज मैंने तुम लोगों को बताया, इसके ऊपर ज्यादा अपन ये नहीं करेंगे। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब जो फीमेल के ऊपर लिखा जाने वाला हिस्ट्री, बराबर। चालू करता हूँ मैं। ताराबाई शिंदे, पहली पर्सन कौन है? बुक का नाम क्या है? पब्लिश कब हुआ था? ये क्या है? फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। डैश ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया लिखा तो क्या लिखने का? स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय ताराबाई। स्त्री पुरुष तुलना वाज पब्लिश इन द ईयर 1882। याद रखना। दूसरा क्या है? बुक का नाम? और बुक रिटन ऑन द लाइफ पब्लिश इन द ईयर 1888। ठीक है, ओके। तीसरा कौन है पर्सन? नाम? क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। रोड एसे ऑन द लाइव्स ऑफ पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रखमाबाई। राइटिंग्स अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। जो दलित वुमेन थी उनके बारे में भी ये बुक्स में एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर शर्मिला रेड्डी। पढ़ो बुक का नाम। The book contains essay on the autobiographies of Dalit women. दलित वुमेन की कुछ ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर ये बुक्स लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ता है चैप्टर नंबर 3, याद रहेगा तो। चैप्टर का नाम क्या था? अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री में कुछ 7 पॉइंट्स थे, ठीक है। अभी ये डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं फटाफट बताते चलूंगा। 7 पॉइंट में पहला पॉइंट था अपना फिलोसॉफी। क्या नाम था? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब रहता है आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी का मतलब क्या रहता है? थिंकिंग। तो अप्लाइड हिस्ट्री और थिंकिंग का क्या रिलेशन, उसके बारे में थोड़ा बहुत बोला है। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिवन राइज टू द आइडियोलॉजीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री फिलोसॉफी इज हेल्पफुल। अगर अपने को हिस्ट्री के बारे में जानना है तो पहले तो हिस्ट्री के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री कैसा थी। अगर ये सब के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिला तभी अपन हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। In order to understand the philosophy expression, knowledge of history is a language in which expression is useful. अपने पास है ना एक प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आके मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेबल है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में अपने हिस्ट्री को पढ़ना प्रेफर करेगा, तो मेरे पास उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैसी मेरी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। फिलोसॉफी के ऊपर बोला है, इसके बाद और 4-5 पॉइंट है। फिलोसॉफी के बाद है साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिलोसॉफी के बाद दूसरा पॉइंट क्या अपना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर याद रहेगा तो मैंने बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस इज अ इन्वेंशन, साइंस इज अ इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन दैट इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन करना ही साइंस है, और जब इन्वेंशन में अपन अपग्रेडेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? टेक्नोलॉजी। हमेशा एक चीज याद रखना, नीड इज द मदर ऑफ ऑल दी इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है तभी इन्वेंशन होता है। अपने को कपड़ा धोना नहीं था तो हम लोग ने इन्वेंशन किया वॉशिंग मशीन का, ओके। जब नीड होती है तभी क्या होता है? अपना इन्वेंशन होता है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना और ट्रेड करना, बिजनेस करना और ट्रेड करना। तो हिस्ट्री प्रीवियस टाइम पे कैसे ट्रेड होता था, कैसे बिजनेस होता था, ये सब के बारे में अपने को स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टडी। क्या है अपना? हर एक चीज में याद रखो, हर एक चीज में मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेन ऑफ प्रोडक्शन such as means of production, human resource, process of production, as well as the chain of market, sales management, it is necessary to know the similar function system in the past. अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो पहले तो मेरे को चेन ऑफ मार्केट समझना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज मेरे लिए जरूरी है, कौन कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है,
कैसा मार्केट है, मार्केट में मैं क्या कर सकता है, कैसा कर सकता है, कैसा परफॉर्मेंस होगा मेरा, कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा तो मार्केट में बिकेगा, प्रोडक्ट को कहां से भेजेगा तो मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, रेलवे, रोडवे, कौन सा प्रोडक्शन मीन्स ऑफ रूट मेरे को यूज करना है, ये सब जब हम लोग कवर करते हैं तो हम लोग मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपन आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब होता है आर्ट का मतलब होता है कोई कला दिखाना, कोई अपने पास जो भी अपने पैशन है, टैलेंट है, उसको शो करना। और आर्ट और हिस्ट्री का बहुत पुराना रिलेशन है, क्योंकि हमारे इंडियन हिस्ट्री में आर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है, याद है ना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, 4th चैप्टर में, तो तभी और अच्छे से बताऊंगा। बट आर्ट मीन्स कुछ अर्दन पॉट्स बनाना, मटके बनाना, जो गांव के इसमें चलते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत पुराने टाइप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता है, कपड़े वगैरह बनाते हैं, कॉटन वगैरह के कपड़े, जो उस टाइम पे फॉरेन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में थे, हमारे कपड़े, हमारे कॉटन के कपड़े। ओके, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज। क्या है? यानी हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज यानी इंसानियत हर किसी में होनी चाहिए। दैट्स वही उधर बता रहा है। दो टाइप की हिस्ट्री होती है, एक टैंजिबल और एक इंटैंजिबल। टैंजिबल और टैंजिबल मतलब जो दिखती है, इनटैंजिबल जो इनविजिबल को बोलते हैं, इंटैंजिबल विजिबल को बोलते हैं टैंजिबल। हिस्ट्री वैसे दो टाइप की रहती है, कल्चरल हेरिटेज वाली और एक नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल जो मैनमेड है और नेचुरल जो नेचुरल है, बराबर। कल्चरल में भी दो आते हैं, टैंजिबल और इंटैंजिबल। टैंजिबल में एंशिएंट साइट बोलो, बिल्डिंग्स बोलो, बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट एक ही होते हैं, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स यानी मूर्ति वगैरह और पेंटिंग्स होते हैं। इन इंटैंजिबल जो अपने को दिखता नहीं, तो बोल सकते हो लैंग्वेज, अपन देख सकते हैं क्या लैंग्वेजेस को, सिर्फ सुन सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, नॉलेज रखना किसी चीज की, स्टोरीज वगैरह अभी मैं जो बताता है, तो ऑब्वियसली बात है, स्टोरीज को तुम लोग देख पा रहे हो क्या? नहीं, ये सिर्फ तुम लोग सुन पा रहे हो। सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, सेलिब्रिटी फेस्टिवल्स, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सर्टेन ट्रेडिशन, स्किल्स, कम्युनिकेशन, ग्रुप्स, कस्टम्स एंड स्किल, ये सब के बारे में दिया है। अगर मैं बात करूं नेचुरल हेरिटेज में, तो बोलता है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मतलब, फाउना मतलब और फ्लोरा मतलब ओके। इकोलॉजी मतलब अपना एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अपना ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल फीचर्स। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब अच्छा, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में थोड़ा बहुत बोला है। इसके ऊपर एक टॉपिक था, अगर तुम लोगों को याद रहेगा तो ये जो अपने वर्ल्ड में जितने भी हेरिटेज वगैरह है, मंदिर वगैरह है, या जो भी अपने पास हेरिटेज है, ये सबको प्रिजर्व करने के लिए ना एक पर्सन अपने पास बैठा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा है, मेड बाय यूनाइटेड नेशन। किसने माना अपने को? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव्स, उसको जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा मिला रहेगा, उसके हिसाब से वो ट्रेडिशन डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कुछ साइट्स को वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। अपने इंडिया में बहुत सारे टेंपल्स, केव्स, ताजमहल, आर्किटेक्चर जैसे वंडर्स को और नेशनल पार्क्स को उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। ताजमहल क्या है? काइंड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, अपने महाराष्ट्र में दास, अगर देखोगे कास्ट प्लेट्यू नाम का एक जगह है। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अपना जो सीएसटी स्टेशन है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। ऐसे छोटे बहुत पॉइंट्स बोले। आगे बढ़ता हूँ, अभी चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, मेरे हिसाब से वही रहना चाहिए। अच्छा, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर एक टॉपिक है, ठीक है। ये जो साइट्स है ना, इसको अपने को खराब नहीं करना है। ये सेम टॉपिक है ना, तुम लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में भी, ओके, कि अपना जो टूरिज्म साइट्स है उसको अपने को खराब नहीं करना चाहिए, वेंडलाइजिंग नहीं करना चाहिए। वरना बहुत सारे लोगों का आदत रहता है कि खा के उधर ही कचरा फेंकना, या गलत जगह पे थूकना, या उधर जाके लिखना आर लव डैश, ठीक है। तो ये सब अपने को नहीं करना चाहिए, समझा? इससे अपना क्या होता है, अपना जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन वो खराब होता है, ये अपने को नहीं करना चाहिए। आगे पीछे बैठे मार खाएगा। चलो, फाइनली चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर क्या है अपना? 4। अभी इसमें ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और अगर देखोगे तुम्हारे हिस्ट्री के पूरे सिलेबस में 2 चैप्टर सबसे टफ है मेरे हिसाब से। एक चैप्टर नंबर 4 और दूसरा चैप्टर नंबर 6। ऑनेस्टली बता रहे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 बड़े हैं और बहुत ज्यादा टफ है। ओके, चालू करता हूँ। मीनिंग से चालू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय आर्ट? तो व्हेन ह्यूमन चलो चालू करो क्या? When a human instinct are sharing experience, emotion, wisdom with other, result in a beautiful creation is known as art. आर्ट मतलब हमारे पास कुछ कलाएं होती है, जब हम लोग उस कलाओं को शो करते हैं, इमोशन देते, उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्ट।
आर्ट के टाइप दो तरीके के आर्ट रहते हैं, एक रहता है विजुअल आर्ट, एक रहता है परफॉर्मिंग आर्ट। अभी मैं कौन सा आर्ट कर रहा है और तुम लोग कौन सा आर्ट कर रहे हो? परफॉर्मिंग आर्ट को अपन क्या बोलते हैं? दृक कला। सॉरी, विजुअल आर्ट को क्या बोलते हैं अपन? परफॉर्मिंग आर्ट को क्या बोलते हैं? ललित कला का मतलब है परफॉर्म करना। अभी मैं बातचीत कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ललित कला कर रहा है, तुम लोग देख रहे हो तो विजुअली तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग दृक कला कर रहे हो। आगे बोलता है दो टाइप के आर्ट रहता है, फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट में ना, फोक आर्ट में अपन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जो पुराने टाइम में चलता था ना वो ट्रेडिशन को फॉलो करके अपन हर एक चीज करते हैं। जबकि क्लासिकल आर्ट मतलब आज के टाइम के हिसाब से अपन कुछ डेवलपमेंट वगैरह करके चलते हैं। आगे बढ़ता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके थोड़ा 2-4 पेजेस और एक्स्ट्रा रहेंगे, तो ध्यान से सुनना। सर ऊपर से बता रहे हैं, अगर तुम लोग को लगता है कोई टॉपिक बताना चाहिए अच्छे से तो मेरे को बोलना, ठीक है? क्या है टॉपिक का नाम? इसके ऊपर है ना ब्रीफ वगैरह, सॉरी शॉर्ट नोट वगैरह आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। ओके, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग कब डेवलप हुआ था? इन द लेटर हाफ ऑफ। ये स्टाइल में अपन क्या क्या देखते हैं? कलर्ड पेंटिंग्स एंड द अकर ऑफ मुराल्स एंड मिनिएचर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर या मुराल्स के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर ऐसे कलर्स वगैरह देते हैं। दिस स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल्स। ये कहां से इंस्पायर्ड हुआ था? राजपूत और यूरोपियन स्टाइल्स। The style of painting help us to understand the lifestyle, appearance, customs, etc. ये उस टाइम के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, वो सब के बारे में बोलता है। Murals and Maratha style can be seen in the old वाडास। कुछ वाडास वगैरह है, जैसे वाई, मिनावली, सातारा, अपने महाराष्ट्र में ही है, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। दूसरा वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्या बोलते हैं इसको? वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये आज का सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है, फाइनेस्ट मींस करंट एग्जांपल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन महाराष्ट्र। जीवा सोम्या महाशय पॉपुलराइज्ड वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अपने महाराष्ट्र में ये वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग किसने पॉपुलर किया? He has been honored with पद्मश्री in 2011। इनको क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया? इसके साथ साथ कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इनको मिले। एक और क्वेश्चन, चित्रकाटी ट्रेडिशन। The tradition of narrating story from Ramayana and Mahabharata with the help of the wooden puppets and paintings is known as चित्रकाटी tradition। अगर एग्जाम में तुम लोगों को लिखना है, पहला पॉइंट ये जानने का, जब अपन रामायण या महाभारत जैसी स्टोरी को पपेट्स के थ्रू या फिर पेंटिंग्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, उसको अपन बोलते हैं चित्रकाटी ट्रेडिशन। क्या बोलते हैं अपन? ये जो चित्रकाटी ट्रेडिशन है, मैसोलिनस, अ बुक रिटन बाय चालुक्य किंग सोमेश्वरा इन 12th सेंचुरी। मतलब एक बुक लिखा गया था मैसोलिनस नाम का, जो चालुक्य किंग सोमेश्वरा ने लिखा था। उस टाइम पे लिखा जाने वाला बुक था, जिसमें ये ट्रेडिशन के बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट टाइम पढ़ता हूँ। It is drawn on the paper and painted with the colors made of the natural substances. These are preserved carefully and passed on from one generation to another. ये इसको है ना पेपर में ड्रॉ किया जाता है, फिर उसको मुराल्स या फिर मॉन्यूमेंट्स वगैरह में इसको अच्छे से पेंटिंग वगैरह करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। समझा? एक्चुअली आज सिर्फ मैं बकबक कर रहा है और हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, इसे तुम लोग थोड़ा बोर फील हो रहा है और 4 घंटे का लेक्चर है, मेरे को भी समझ में आता है इसीलिए। बट अपने को कैसे ना कवर करना ही है, कैसे भी करोगे। अभी नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, इसलिए मैं भी ले रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट डालेगा कि हाँ ठीक है, और 1-8 घंटा और बैठ जाएंगे। 1-8 घंटा भी बाकी नहीं है, अभी वैसे ही 15 मिनट में 2 बजने आते हैं, तो तुम्हारा ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म ही होगा। ठीक है, तो जितना होगा हिस्ट्री का मैं करवाता है और ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के छोड़ देता है। 2:10 2:15 तक छोड़ देगा। ठीक है, अच्छा क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ध्यान से सुनना। क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, एक्चुअली ये इसका नाम ये चीज मेंशन क्यों किया पता है, क्योंकि ये 6 टॉपिक है ना तुम्हारे फ्लो चार्ट में आते हैं, इसलिए चीज को मैंने मेंशन किया है। The ancient texts have been explained various aspects in a great detail. They all together is 64 arts mentioned in the text. कुछ एक आध नहीं, 64 आर्ट्स को एक साथ टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। आउट ऑफ द पेंटिंग मेंशन एज अलेखम और अलेख्या विद्या, इसको अलेखम बोलते हैं या फिर अलेखा विद्या बोलते हैं। ध्यान से सुनना। इट इज सेड दैट 6 मेन एस्पेक्ट शब्दंगे, क्या बोलते हैं इसको? शब्दंगे। 6 मेन एस्पेक्ट्स को इसके ऊपर फोकस किया गया है। 6 मेन इमोशन, क्या बोलने का? 6 मेन इमोशन। एक है रूप भेदा, क्या है? रूप भेदा, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। दूसरा है प्रमाणा, क्या बोलते हैं? डिपिक्शन, प्रपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर ऑफ अ इमेज। इमेज को ऐसा दिखाना कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने को मेन फोकस नहीं, आजू-बाजू का एनवायरनमेंट कैसा था उसको प्रॉपर प्रपोर्शन में डिवाइड करना। तीसरा बोलता है भावा, भावा मतलब एक्सप्रेशन, भाव बोलते ना एक्सप्रेशन।
लावण्य योजना, एस्थेटिक्स, ठीक है। अभी आज के बच्चों को एस्थेटिक्स के बारे में क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। सदृश्यता, रिसेंबल टू रियलिटी, रिसेंबल टू रियलिटी मतलब सोसाइटी के रियलिटी के ऊपर अपने को फोकस करना। और लास्ट वर्णिका भंग, कलर कंपोजिशन, समझा? कुछ डाउट? इंडियन आइकोनोग्राफी, ओके, अगेन शॉर्नर पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इंडियन आइकोनोग्राफी का मतलब क्या होता है, सिर्फ मतलब बता के छोड़ देगा, ठीक है। इंडियन आइकोनोग्राफी का मतलब होता है हमारे जो पुराने तुम लोग स्कल्पचर्स वगैरह देखते हो, मंदिर वगैरह, तो पुराने मंदिर में अगर तुम लोग देखोगे हर एक चीज के ऊपर डिटेल फोकस किया गया, ठीक है। जो बैकग्राउंड वगैरह रहता है उसको लेके, या जो मंदिर वगैरह रहता है उसको, हर एक चीज को बहुत अच्छे से बनाया गया। एक एग्जांपल देता है तुम लोग को, अंबरनाथ में मंदिर है, शिव टेम्पल है, वहां पर जाओ, विजिट करो, वहां के बस आर्किटेक्चर को देखो कैसा आर्किटेक्चर है, उसमें हर एक गॉड और गॉडेसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देके हर एक चीज को, स्टोरी को मेंशन किया है। यही हमारा इंडियन आइकोनोग्राफी, क्या ये अपना गॉड और गॉडेसेस को प्रॉपर फोकस में रखना। ये पॉइंट नंबर 1 से पढ़ता हूं, आइकोनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज एसोसिएटेड विद एवरीथिंग दैट अबाउट मेकिंग द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, बस यही, ठीक है। तो अगर इसका दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो ओडिशा में जगन्नाथपुरी है, वहां पर जाने का, उसके आर्किटेक्चर और बारीकी से तुम लोग देखोगे, ठीक है। एक और टॉपिक था हेमंतपंती स्टाइल, याद है कुछ? ओके, अगेन ये इसका बेस्ट एग्जांपल देता है, क्या होता है वो बताता है। सबसे पहला, द वॉल्स आर यूजिंग मॉर्टर और बाय लॉकिंग ऑफ स्टोन्स। ये इसमें ना एक भी नेल नहीं रहता, नेल मतलब खिला वगैरह रहता ना, एक भी खिला वगैरह ठोक के बनाते नहीं है, ये पूरा का पूरा लॉकिंग सिस्टम रहता है, या फिर स्टोन वगैरह से इसको लॉक किया जाता है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मोर्टाइल जॉइंट्स, द टेंपल बिल्ड इन स्टार शेप, इसका टेंपल्स कैसे बिल्ड किया जाता है, स्टार शेप में। The outer wall of the star-shaped temples have zigzag design. बाहर का जो वॉल्स है वो कैसा रहेगा, कौन सा डिजाइन का रहेगा, zigzag. This result into interesting effect of light and shadow. इससे ना बहुत ज्यादा अच्छा लाइट और शैडो दोनों आते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, अम्बरेश्वर टेंपल जो अंबरनाथ में है, अभी जो मैंने शिव टेंपल का एग्जांपल दिया, गोंडेश्वर टेंपल एट सिंगर नियर नासिक, अनुराधा नागनाथ टेंपल एट हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर द फ्यू फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ हेमंतपंती स्टाइल। कुछ डाउट? पक्का? अभी जिस हिसाब से तुम लोग बोर हो रहे हो, मेरे को तो लगता नहीं डाउट आएगा अभी। स्कल्पचरल आर्ट, ठीक है। Sculptures are three-dimensional structures having length, breadth and depth. स्ट्रक्चरल आर्ट का मतलब होता है कोई मूर्ति वगैरह बनाना, तो मूर्ति वगैरह में 3 चीज को फॉलो करते हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक डेप्थ। ओके, मूर्ति वगैरह अगर देखोगे तो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता है अशोक का एम्बलम, अपना जो नेशनल एम्बलम है ना, ओके, उसमें ना अशोका का लॉयन के बारे में बोला गया है। लॉयन का नाम क्या है, सरनाथ। लॉयन का नाम क्या है, जो अपना नेशनल एम्बलम है, सिक्के वगैरह में देखे रहोगे या फिर ऐसा अपना कोट वगैरह में देखे रहोगे, तो एक्चुअली वो एक ही शेर है, लेकिन कितने साइड्स में है वो, 4। अपने को कितना विजिबल दिखता है, 3। उसी को अपन बोलते हैं स्कल्पचरल आर्ट, जो 3 डायमेंशन में बनता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तीनों के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर देखोगे द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर फाउंड इन सरनाथ लॉयन इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, सेम चीज को बताया है। आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, ये भी बताता हूँ, इसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, मैं अभी 7 से आएगा, अगर ये चैप्टर खत्म होगा चैप्टर नंबर 7, ठीक है। 5 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, 5 और 6 अलग से तुम लोगों को पढ़ना है तो ठीक बता दूंगा, नहीं पढ़ना है तो ना सीधा मेरे YouTube में जाने वाले हैं। 5 और 6 एकदम पहले से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जाके देख लेना। तो बोला ना, ये देखो मैं तुम लोग को मेरा प्रमोशन करवा रहा है, इधर जाने का एक मस्त हाईलाइट रहेगा, हाईलाइट का भी नाम बताता है, स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसमें क्लिक करने का, उसमें लिंक रहेगा, उसको दबाने का और फिर सब्सक्राइब वगैरह करने का, फिर वीडियो देखने का। भगवान भला कर तुम, हाँ मेरा व्यू नहीं, तेरा टाइम बचा रहा। इट हेल्प्स टू ओवरकम द पेन्स, वरीज एंड सफरिंग। अगर पता नहीं रहेगा तो चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ध्यान से सुनना, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री से अपने को क्या क्या फायदा होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बताया गया। तो ये अपना पेन, वरीज और सफरिंग से अपने को बचाता है। आगे बोलता है हम लोग अपने रिलैक्स रहते हैं, रिफ्रेश रहता है बाय प्लेइंग गेम्स वगैरह करके हम लोग रिलैक्स और एकदम फ्री रहते हैं। आगे बोला गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी
नॉट ओनली प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज बट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉडी। अच्छा खासा बॉडी वगैरह बनाना है तो जिम नहीं जाने का, गेम खेलने का। वन कैन डेवलप करेज, डिटर्मिनेशन, स्पोर्ट्समैनशिप बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम। अगर तुम लोग को अच्छा खासा डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सीखना है तो क्या खेलने का? मोबाइल में नहीं, बाहर जाके। अ सेंस, हाँ चलेगा, खेलते हैं। A sense of cooperation and team spirit develops we engage in a game which require the collective participation। गेम अकेले में खेल सकते हैं क्या? ग्रुप का पार्टिसिपेशन चाहिए। जो बच्चे हाँ बोले बेवकूफ है। गेम्स हेल्प्स, बैटरी आज फुल चार्ज है। देखो क्या बड़ा कम भर दे। तेरे को उसके बारे में बहुत नॉलेज है क्या? बाकी चलो रे, चलो बढ़ो आगे। गेम हेल्प्स अस टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, गेम खेलने से अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, ठीक है। अभी अरुण सर गेम खेल लेते हैं, ठीक है, तो गेम खेले नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ कबड्डी, क्रिकेट वगैरह, तो ऐसे अभी उससे क्या होता है, काइंड ऑफ लीडरशिप बिल्ड होती है। दो टाइप्स के गेम होते हैं, एक होता है इंडोर गेम्स, एक होता है जो बच्चे इंडोर गेम्स करते हैं। इंडोर गेम्स में भी अपने को है ना स्पेसिफिक गेम्स खेलने चाहिए, जैसे चेस हो गया, कार्ड गेम्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बीजीएम है, फ्री फायर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अच्छा सॉरी कुछ नहीं। इसके बाद कुछ आउटडोर गेम्स आते हैं। आउटडोर गेम्स भी दो तरीके के हैं, एक इंडियन स्पोर्ट्स और एक इंटरनेशनल। इंडियन स्पोर्ट्स में क्या आता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में चलो आगे। टॉयज एंड हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? टॉयज गिव्स अस आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। टॉयज अपने को क्या देता है? एक आइडिया देता है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट बोलता है टॉयज मिरर रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। टॉयज से क्या होता है? अपने को रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में लाइट से शुरू करना तो बंद कर दो। हाँ वही बंद कर दो। चलो तीसरा पॉइंट पढ़ू। We get to know about the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj from the model forts and clay images placed during the traditional Diwali celebration in Maharashtra। महाराष्ट्र में दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं, इस टाइम पे किला बनाते हैं, तो उससे अपने को किसका आइडिया मिलता है? छत्रपति शिवाजी। एंड ivory dolls which found in the excavation of Pompeii and ancient clay in Italy। Due to this, the Indo-Roman trade relation and cultural contacts had dated to the first century came to the light। मतलब because of the ivory dolls, कुछ ऐसे dolls की वजह से जो इटली में ट्रांसफर हुए थे। कहाँ से मिले थे? इटली में, जिसकी वजह से अपना और इटली का बोल सकते हैं रोमन कल्चर्स का ट्रेड रिलेशन बढ़ गया। कौन सा रिलेशन बढ़ा? ट्रेड रिलेशन। ओके आगे सुनो। इसके बाद एक और नया, स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर। स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर। इससे पहले स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर यानी स्पोर्ट्स और कुछ राइटिंग्स। लिटरेचर मतलब क्या रहता है? राइटिंग। पॉइंट नंबर 1, स्पोर्ट्स रिलेटेड टू लिटरेचर इज अ न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज। स्पोर्ट्स और लिटरेचर एक नया ब्रांच है नॉलेज का। मेनी बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। आज के टाइम पे बहुत सारे बुक्स और एनसाइक्लोपीडियाज बने जो स्पोर्ट्स के ऊपर ही मेंशन्ड है। तीसरा, रिसेंटली द हिस्ट्री ऑफ मलखम वर्क पब्लिश। मलखम क्या होता है तुम लोगों को बताया था, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है एक इमेज, जहां पर ना एक बोल सकते हो लकड़ी के ऊपर या फिर रॉड के ऊपर कुछ पर्सन्स जो है वो डिफरेंट एथलेटिक्स करते हुए नजर आते हैं, जिम्नास्टिक हो गया। स्पोर्ट्स मैगजीन्स लाइक शतकर पब्लिश इन इंग्लिश एंड मराठी। दो लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुआ था, शतकर इंग्लिश और मराठी। आर्टिकल्स ऑन स्पोर्ट्स ऑफन दी पब्लिश इन न्यूज़पेपर। कुछ स्पोर्ट्स के बारे में अपने न्यूज़पेपर में भी एक्सप्लेन किया जाता है। स्पोर्ट्स एंड मूवी, तुम लोग ने एक मूवी देखी रहेगी, पॉपुलर मूवी, किसके ऊपर था वो स्टोरी? फोगाट सिस्टर, गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट। दो सिस्टर्स के बारे में था और वो दोनों सिस्टर में जो गीता फोगाट थी उसने अपने कंट्री के लिए क्या लाया? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल किसने लाया? उसने रेसलिंग। मूवीज मेड इन इंग्लिश एंड ऑल रीजनल लैंग्वेजेस ऑन स्पोर्ट, फॉर एग्जांपल मूवीज लाइक दंगल, मैरी कॉम, चक दे इंडिया एक्सेट्रा। कुछ मूवीज बनी है जो अपने इंडिया में ही बनी है और बहुत ज्यादा फोकस करती है ऐसे गेम्स के ऊपर, जिसमें से कुछ मूवीज है दंगल, मैरी कॉम और चक दे इंडिया। मूवीज मेड ऑन द लाइफ ऑफ मैरी कॉम, मूवी नेम मैरी कॉम। पूरा का पूरा मूवी का नाम मैरी कॉम है और वो किसके लाइफ के ऊपर बोल रहे हैं? मैरी कॉम के ऊपर। इट इज अ स्टोरी द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ इंडिया। अपने इंडिया की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर कौन थी? मैरी कॉम। अ स्टोरी इज मेड ऑन द फीमेल रेसलर्स द फोगाट सिस्टर। मूवी का नाम क्या था? क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, इनके ऊपर भी मूवी बन चुकी है। एमएस धोनी के ऊपर भी मूवी बनी है, मूवी का नाम भी क्या है? स्पोर्ट्स, मूवीज एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट की मूवी और अपना हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है? While making a movie of any sport is essential to have knowledge of that sport।
कोई भी मूवी बना रहे ना तो सबसे पहले वो स्पोर्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल दंगल मूवी जब बन रही थी तो अपने को सबसे पहले तो दंगल मूवी के जो भी मेकर्स है उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दंगल खेली कैसे जाती है, रेसलिंग खेली कैसे जाती है, क्या कौन सा पॉइंट किधर देना रहता है, कौन सा पॉइंट किधर माइनस करना रहता है, और जो भी प्रॉस एंड कॉन्स जो भी है रेसलिंग के वो सब पहले सीखना पड़ता है। इससे अपने को क्या समझ में आता है, जब मूवी बना रहे तो अपने को हिस्ट्री का अपने को क्या मिल रहा है, नॉलेज। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, अपने को किसका नॉलेज मिल रहा है, स्पोर्ट्स का। किसका नॉलेज मिल रहा है? A study of dressing style, language, social life that are particular period is essential. ये particular period के लिए क्या रहता है, बहुत ज्यादा important. To write articles in newspaper, encyclopedia and sport magazine, knowledge of history is required. अगर अपने को किसी स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग लिख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अपने को कोई एनसाइक्लोपीडिया बोल रहा है, न्यूज़पेपर में छाप रहे तो उस टाइम पे अपने को स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एक प्रोफेशन रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई स्पोर्ट्स में जाना है या स्पोर्ट्स में हम लोग कौन कौन से प्रोफेशन को ग्रैब कर सकते हैं, तो ये कुछ प्रोफेशंस है। जैसे एक्सपर्ट कमेंटेटर्स, राइटिंग्स ऑफ क्रिटिक्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट द स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट्स के बारे में लिखना, क्रिटिक्स बनना। क्रिटिक्स क्या रहते हैं, रिव्यूज। क्रिटिक्स क्या रहते हैं अपने को, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, न्यूज रीडर्स बन सकते हो, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स बन सकते हो, जो अलग अलग टेलीविजन और रेडियो चैनल पे बताते रहते हैं कि स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्कोर है, इस सब के बारे में देते हैं। अंपायर बन सकते हो, रेफरी बन सकते हो, ग्राउंड स्टाफ एंड अदर असिस्टेंट्स। कंप्यूटर्स एनालिसिस हु क्रिएट स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ द लाइव मैच एंड देयर असिस्टेंट्स। तुम लाइव मैच, अगर तुम लोग मैच देख रहे हो तो नीचे तुम लोगों को दिख आता है ना, क्या स्कोर है, कैसा स्कोर है, कौन खेल रहा है, कितना विकेट हुआ, ये सब के बारे में ना कंप्यूटर एनालिटिस्ट बन सकते हो तुम लोग, जो स्टैटिस्टिकल डेटा बनाते हैं। समझा? बढ़ो आगे। अब चैप्टर नंबर 8 एग्जाम का आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के टूरिज्म होते हैं? 9। कितने टाइप्स के टूरिज्म है? पहला टूरिज्म है जो अपन ज्योग्राफिकल फीचर्स का देख के जाते हैं। एग्जांपल देता है तुम लोगों को एकदम बेस्ट वाला। उत्तराखंड को एक टैगलाइन दिया गया है, देवभूमि। क्या बोला गया है? देवभूमि। तो उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से वो फेमस है। कोई लोग मनाली घूमने जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, कोल्ड रीजन है। ओके, पूरा का पूरा ठंडा इलाका है, बर्फ वाला इलाका है। तो मनाली को ऐसा बोल सकते हो कि मनाली में लोग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके कोल्ड रीजन को देखने के लिए। ठीक है, उत्तराखंड लोग विजिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अलग अलग टेम्पल्स के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स है, रिच हेरिटेज साइट्स है वहां पर। दूसरा है एडवेंचर टूरिज्म। कुछ लोगों को आदत रहती है सिर्फ और सिर्फ क्या करने की? तीसरा एक आदत है हेल्थ टूरिज्म। क्या रहता है? फॉरेनर्स अपने इंडिया में आते हैं जस्ट टू गेट चीप ट्रीटमेंट, जो सस्ता ट्रीटमेंट अपने इंडिया में मिलता है ना, उसके लिए वो लोग अपने इंडिया आते हैं। और अपने इंडिया में और एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, आयुर्वेद। क्या फेमस है? आयुर्वेद। एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म मतलब एग्रीकल्चर के लिए टूरिज्म करना। तो इजराइल जो है हमें मदद करता है अलग अलग डिफेंस सिस्टम में। किसमें मदद करता है? और बदले में हम इजराइल को क्या देते हैं? हमारे इधर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इजराइल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इजराइल हमको डिफेंस सिस्टम में मदद करता है, वेरस हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? एग्रो टूरिज्म के बारे में बता रहे हैं। स्पोर्ट टूरिज्म रहता है, समझो क्रिकेट वगैरह चल रहा है तो क्रिकेट मैच के लिए हमारे क्रिकेटर्स जो है वो फॉरेन नेशन जाते हैं। फॉरेन क्रिकेटर्स हमारे इंडिया में आते हैं तो वो लोग क्या करें? बेसिकली कल्चर देखने के लिए हम लोग जाते हैं, कल्चरल टूरिज्म। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, राइट? तो महाकुंभ देखने के लिए लोग उधर जा रहे हैं, तो वहाँ की क्या है? वो उधर का कल्चर है। क्या है वहाँ का? टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। अभी इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट मतलब ऐसा कोई, मतलब मेरा कोई रीजन था नहीं लेकिन मैं कोई स्पेशल इवेंट के लिए गया, घूमने जाना, ऐसे मूड किया, घूमने निकल गए। ठीक है, या फिर तुम लोग और एक बेस्ट एग्जांपल देता है, फिल्म इंडस्ट्री में पिक्चर्स वगैरह बनती है तो पहले के टाइम पे कैसे ग्रीन स्क्रीन लगा के मूवी शूट कर देते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या करते हैं ना, उस एक्चुअल लोकेशन पे जाके शूट करते हैं। हालांकि उस लोकेशन में जाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी टूरिज्म किया जाता है। अब वो वहां पर रहेंगे, पैसा देंगे, पैसा भरेंगे, उनको वो कंट्री को क्या होगा? फायदा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। ये सबको अगर साइड करूं तो दो ही टाइप के मेन टूरिज्म रहते हैं, एक डोमेस्टिक टूरिज्म और एक इंटरनेशनल टूरिज्म। इंडिया में घूम रहे हो तो कौन सा टूरिज्म कर रहे हो? और इंडिया के बाहर तो इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टूरिज्म को इंटरनल टूरिज्म भी बोलते हैं और इंटरनेशनल टूरिज्म को एक्सटर्नल टूरिज्म। फैसिलिटी फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए? सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी जरूरी है।
एंश्योर सेफ्टी फॉर द टूरिस्ट। सेफ्टी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी सेफ्टी है, तो उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, वरना पता चला वो उतरा और इधर से ही चोरी हो गया, एयरपोर्ट से चोरी हो गया उसका सामान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एकोमोडेशन ऑफ होटल अरेंजमेंट, होटल का अरेंजमेंट अच्छा रहना चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा रहना है जिससे फॉरेनर्स को भी लगे कि भाई हाँ घूमने लायक जगह है। गुड वॉशरूम्स ऑन ट्रैवलिंग रूट्स एंड टूरिस्ट साइट्स, अच्छे खासे वॉशरूम्स होने चाहिए जो हम लोग ट्रैवल करते हैं रूट्स से और टूरिस्ट साइट्स में, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लीनलीनेस सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ स्पेशली चैलेंज्ड पीपल, स्पेशली चैलेंज्ड पीपल मतलब हैंडीकैप पीपल की बात की गई है, जो दिव्यांग जन रहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक कुछ अरेंजमेंट किया जाना चाहिए ताकि वो लोग भी घूम सके उस एरिया में, वो लोग भी सर्वाइव कर सके। प्रिकॉशंस एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक है, अपने हिस्टोरिकल साइट्स को हम लोग ऐसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत बोला है। टू अवॉइड डिफेसिंग और वेंटलाइजिंग, डिफेसिंग और वेंटलाइजिंग का मतलब होता है तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, किसको तोड़फोड़, हमारे हिस्टोरिकल साइट्स को, ठीक है, मॉन्यूमेंट। रिफ्रेमिंग द राइटिंग नेम्स ऑन वॉल्स एंड कार्विंग ऑन ट्रीज, जैसे मैंने बोला ना कुछ लोगों को आदत रहती है ये, ठीक है, ये सब कार्विंग करना चाहिए अपने को। अवॉइड पेंटिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट इन गारिश कलर, गारिश कलर मीन डार्क कलर, गारिश का मतलब क्या रहता है, डार्क कलर, एंड मेकिंग द प्रिजन फिल्थी, मतलब खराब करते हैं वहां के एनवायरनमेंट को, तो ये चीज अपने को